हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है घर्षण या फ्रिक्शन, है ना। हमारा क्लास 11 का सिलेबस चल रहा है गति का नियम, है ना। क्लास 11 में एक चैप्टर गति के नियम के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियो संवेग, आवेग, गति के नियम, है ना, संवेग संरक्षण का नियम, रॉकेट नोदन, ये सब पर भी हमने बनाया है। आप हमारे चैनल का नाम लिखकर, टॉपिक को लिखकर सर्च कर सकते हैं और ये सब वीडियो को आप जरूर देखें, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना, कमेंट और लाइक अवश्य करना। तो गति के नियम के अंतर्गत आज का टॉपिक है घर्षण, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जब दो पिंड की बात करते हैं, दो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं, है ना। जैसे ये एक पिंड कह सकते हैं, ये नीचे का पिंड हो गया, इसके ऊपर एक और पिंड, है ना, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। ये पहला पिंड और ये दूसरा पिंड। तो जब इस पिंड को इस पहले पिंड के ऊपर ऐसे फिसलाने का प्रयास करते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं या चलाते हैं, है ना, तो उन दोनों के संपर्क तल, ये संपर्क वाला तल कौन सा होगा, ये वाला भाग, है ना। ये वाला भाग क्या है, संपर्क तल, है ना। इसमें जैसे वो गति करता है तो इस तल को क्या कहेंगे हम, संपर्क तल कहेंगे। तो यहां पर घर्षण की परिभाषा, घर्षण मतलब एक क्या है, बल है। और किस प्रकार का बल होता है, गति विरोधी होता है ना। मोशन या गति को अपोज करता है। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे हम, जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाते हैं, फिसलाते हैं या फिसलाने का प्रयास करते हैं, तो उनके संपर्क तलों के बीच एक गति विरोधी बल कार्य करता है, जिसे घर्षण या घर्षण बल कहता है। क्लियर हो गया? एक बार और सुन लो, है ना। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं, तो उनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली यहां पर जैसे, है ना, हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे किसी गेंद को किसी सतह पर लुढ़का कर छोड़ दे, है ना। गेंद है, एक सिंपल क्रिकेट खेलते हैं, गेंद को मैदान में लुढ़का दें, तो मैदान में लुढ़का कर छोड़ दे तो गेंद कुछ देर तक गति करता है और कुछ देर बाद वो ठहर जाता है। उसके ठहरने के कारण है कि गेंद और जो जमीन है उनके बीच में जो घर्षण कार्य करता है, उसके कारण वो धीरे धीरे उसका गति का वेग है वो कम होते जाता है और लास्ट में शून्य हो जाता है और वो रुक जाता है। पर उसी गेंद को यदि हम चिकने फर्श पर लुढ़का दें, है ना, उसी गेंद को उतने ही बल से एक चिकने फर्श पर लुढ़का दें, तो वो बहुत देर तक गति करेगा, पर धीरे धीरे उसका भी वहां पर वेग कम होते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो सतह है उसकी प्रकृति कैसी है। जिस सतह पर हम गति करा रहे हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर, तो उसकी सतह की प्रकृति कैसी है, मतलब सतह कितना चिकना है या कितना खुरदुरा है, इस पर निर्भर करेगा कि घर्षण कम होगा या घर्षण ज्यादा होगा। जितना चिकना सतह होगा उतना ही कम घर्षण होगा, जितना खुरदुरा सतह होगा उतना ही क्या होगा, घर्षण ज्यादा होगा, ठीक है। इसके कारण की बात करें, घर्षण का कारण यदि हम देखें, तो यदि हम कोई भी वस्तु की बात करें, कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में, हमारे कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो पूर्णतः चिकना हो, है ना। आणविक बनावट के कारण उसकी सतह है, कुछ न कुछ खुरदुरापन होती है। हमको छूने से जरूर ऐसा लगेगा कि ये पूरा चिकना है, इससे चिकना और नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ खुरदुरापन होता है। तो एक्चुअली जैसे ये एक वस्तु है, तो इसकी सतह, है ना, सभी तरफ की सतह, हम ऊपर की सतह की बात करें, ये इस प्रकार से होती है। ये जरूर हमको चिकना दिखेगा, है ना, इसके ऊपर दूसरी वस्तु है ना, इसका इस सतह की बात कर रहे हैं ऐसे, है ना, ये पहली वस्तु या दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु की बात कर, तो
है ना। इसके सभी तरफ की सतह ही ऐसी होती हैं, है ना। हम ऊपर की सतह कोई ले रहे हैं, हमको जरूर एकदम चिकना दिखेगा, पर वो ऐसा छोटे 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 उसमें खांचे या ग्रुप्स वहां पर होते हैं। तो ये जब इसको सरकाते हैं इधर, तो ये जो खांचे हैं इसमें इसके खांचे हैं वो फंस जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं यहां पर अंतर ग्रथन कहते हैं, इंटरलॉकिंग, है ना। जो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाते हैं या फिसलाते हैं तो उनके जो खांचे होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण से गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये विरोध यहां पर उनके जो खांचे हैं जिसमें वो इंटरलॉक होते हैं उसके कारण होते हैं। तो इस प्रकार क्लियर हो गया गति का या घर्षण का कारण यहां पर क्या होगा, कोई भी वस्तु कितना ही चिकना क्यों ना हो फिर भी उसका सतह कुछ ना कुछ खुरदरा होता है। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाते हैं या फिसलाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर इंटरलॉकिंग या अंतर्ग्रथन होता है, एक दूसरे में खांचे हैं वो फंसते हैं, जिसके कारण से गति का क्या होता है, विरोध होता है। तो ये तो हुआ यहां पर घर्षण और घर्षण का कारण। घर्षण के प्रकार, है ना। घर्षण के मुख्यतः वैसे दो प्रकार होते हैं, एक तो स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, दूसरा गति या गतिक, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो ये दोनों घर्षण के प्रकार हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्थैतिक घर्षण में सीमांत घर्षण भी क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इसको भी देखेंगे क्या होता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ये PQ एक सतह है ना। PQ एक सतह है, इस पर एक ब्लॉक या कोई वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, तो इस पर क्या करते हैं, जैसे ये F यहां पर बाह्य बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब कोई वस्तु इस पर रखा हुआ है उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है तो वहां पर घर्षण भी क्या होगा, शून्य होगा। बाह्य बल का मान शून्य होगा तो इस घर्षण का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, है ना। जब वस्तु किसी सतह पर रखी होगी तो उस वस्तु का क्या होगा, भार होगा। उसका भार हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर W, और भार के अपोजिट न्यूटन के गति के तृतीय नियम से इस पर क्या लगेगा, ऊपर की ओर, है ना, प्रतिक्रिया बल लगेगा, जिसको यहां पर क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये W भार है, इसके अपोजिट क्या है यहां पर, प्रतिक्रिया बल है R। प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिक्रिया भी कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण में वस्तु स्थिर रहता है, ठीक है ना। जब वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं परंतु वस्तु स्थिर अवस्था में ही बना हुआ है, मतलब जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर बाह्य बल लगाकर चलाने का प्रयास करते हैं फिर भी वस्तु विराम अवस्था में ही बना रहता है, तो उस समय जो घर्षण होगा उसको कहेंगे हम स्थैतिक घर्षण, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वस्तु को जब हम किसी सतह पर फिसलाने का प्रयास करते हैं तुरंत बल लगाएंगे और फिसलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं होता है कि उस पर कितना बल लगाने से वो फिसलने लगेगा या चलने लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, है ना। पहले हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, फिर बल के परिमाण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। तो फिर भी यदि वो बल पर्याप्त नहीं है तो भी वो गति नहीं करेगा या चलेगा नहीं, ठीक है। तो उस समय जब उस पर हम बल लगा रहे हैं फिर भी वो गति अवस्था में नहीं आया है, स्थिर अवस्था में ही है, पर जैसे ही हम बाह्य बल लगाना शुरू करते हैं उस पर घर्षण शुरू हो जाता है, उस पर घर्षण बल लगना भी शुरू हो जाता है। तो है ना, सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर स्थैतिक घर्षण की क्या देंगे कि जब वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसे चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु वस्तु स्थिर अवस्था में ही होता है, तो उस समय जो घर्षण होगा उसको स्थैतिक घर्षण कहेंगे। इसे FS से दर्शाते हैं, S फॉर स्टैटिक। क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्थैतिक घर्षण में ही क्या होगा, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इस बल को बढ़ाते जाएंगे, बाह्य बल को बढ़ाते जाएंगे, घर्षण बल का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ये भी बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये वस्तु फिसलने लगेगा या चलने लगेगा, मतलब इस बल को बढ़ाते जाएंगे तो इस बल को बढ़ाने पर क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वस्तु का स्थिति क्या होगा, चलने
जैसा या चलने के पूर्व की स्थिति, उसको कहा जाता है सीमांत संतुलन की स्थिति, है ना। जैसे इस पर इसको बल लगाकर हम खींच रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये चलने को बिल्कुल रेडी होगा या चलने के लिए तैयार होगा या चलने के स्थिति में आ जाएगा, तो उस स्थिति को कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। और उस समय जो घर्षण होगा उसको कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। पहला तो स्थैतिक घर्षण वस्तु विराम अवस्था में रहेगा, सीमांत घर्षण में भी वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगा, पर इससे थोड़ा सा और बल लगाएंगे तो वो गति अवस्था में आ जाएगा। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा है कि जब बाह्य बल को बढ़ाते हैं तो घर्षण का मान ही बढ़ता है, तो सीमांत घर्षण का मान है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहां पर ये एक ग्राफ हम देखेंगे, जैसे इस तरफ बाह्य बल को लें और इस तरफ घर्षण बल को लें, तो जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाते हैं ऐसे ये ऐसे बढ़ते जाता है। ये स्थैतिक है, ये स्थैतिक घर्षण है, और ये ऐसे मैक्सिमम होता है यहां पर। तो जहां पर मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, सीमांत। ठीक है, और जब इस बल को और बढ़ाते हैं तो वस्तु है अब चलने लगता है, अब फिसलने लगता है या अब गति करने लगता है, तो उस समय जो घर्षण होगा वो क्या होगा, गति। गति के समय जब वस्तु गति कर रहा है उस समय जो घर्षण होगा वो गतिक घर्षण होगा। इसको F K से दर्शाते हैं, K फॉर काइनेटिक। तो ये ग्राफ यहां पर हमको ऐसे मिलता है, ये जो लाइन है ये गतिक घर्षण को बताएगा। तो क्या दिख रहा है यहां पर ग्राफ से, क्या चीज क्लियर हो गया, स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण दोनों ही अवस्था में वस्तु स्थिर अवस्था में होता है, पर सीमांत घर्षण है वो लास्ट में जब वस्तु चलने की स्थिति में होता है या ठीक फिसलने के स्थिति में होता है, उस समय घर्षण होता है जो कि सबसे अधिक होता है। और उसके बाद गतिक घर्षण, वस्तु जब गति अवस्था में आ जाता है तो उसकी गति के कारण घर्षण का मान पहले से थोड़ा कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर, F S का वैल्यू है वो F K से ज्यादा है ना। स्थैतिक घर्षण का मान है वो गतिक घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, सीमांत संतुलन की स्थिति समझ में आ गया, फिसलने के ठीक पूर्व की स्थिति, और उस समय जो घर्षण होगा उसको क्या कहेंगे हम, सीमांत घर्षण। ठीक है, तो ये हुआ घर्षण और घर्षण के प्रकार। अब हम देखेंगे घर्षण के नियम। अब हम देखेंगे यहां पर घर्षण के नियम। तो सबसे पहले यहां पर स्थैतिक घर्षण के नियम। तो स्थैतिक घर्षण गति का विरोध करता है, इसकी दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है, चाहे कोई भी घर्षण हो उसकी दिशा गति की विपरीत दिशा में होगी। और स्थैतिक घर्षण का दूसरा नियम क्या है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतह या संपर्क तल, जो तल है कितना चिकना है या कितना खुरदुरा है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, संपर्क सतह के क्षेत्रफल या उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि R नियत हो। R यहां पर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है ना। R का मान नियत हो तो संपर्क सतह के क्षेत्रफल या उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। चौथा यहां पर होगा Fs प्रोपोर्शनल टू R। Fs प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब है कि स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। Fs प्रोपोर्शनल टू R, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट म्यू एस लेते हैं, तो ये हो जाएगा Fs इक्वल टू म्यू एस आर। ठीक है, Fs इक्वल टू म्यू एस आर। यहां से म्यू एस का मान भी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा Fs अपान R, है ना। इस म्यू एस का मान यहां पर एक नियतांक है जिसको कहा जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक अभिलंब स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है
है ना, ये भी बल है ना, ये दोनों ही बल है, ऊपर भी बल है नीचे भी बल है। अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब बल है, तो इसलिए म्यू एस का मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि होती है। ऊपर का मात्रक न्यूटन, नीचे का मात्रक न्यूटन, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। दूसरा यहां पर गतिक घर्षण के नियम, गतिक घर्षण के नियम के पॉइंट भी यही होंगे। ये भी गति का विरोध करेगा, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करेगा यदि आर नियत हो। चौथा जो होगा वो ऐसा होगा, एफ के प्रोपोर्शनल टू आर होगा, है ना। यहां पर एफ एस था, यहां पर एफ के फॉर काइनेटिक या गतिक घर्षण होगा, बाकी सब वैसा ही है। एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के आर। तो यहां पर म्यू के बराबर क्या आएगा, एफ के अपान आर, ऐसा, है ना। और हमने क्या देखा था कि एफ एस का मान है वो एफ के से ज्यादा होता है, स्थैतिक घर्षण का मान है वो गतिक घर्षण से ज्यादा होता है। इस कारण से म्यू एस का मान भी म्यू के से ज्यादा होगा। मतलब कौन सा घर्षण गुणांक ज्यादा होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा होगा गतिक घर्षण गुणांक से। म्यू के को क्या कहेंगे, गतिक घर्षण गुणांक। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, घर्षण किसे कहते हैं, उसका कारण क्या होता है, घर्षण के प्रकार भी देखा और घर्षण के नियम भी देखा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।